नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको जानकारी दूँगा आरटीएमएस के बारे में, रिपिटिटिव ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है डिप्रेशन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों के लिए। हालाँकि इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो कि एफडीए ने रिलीज़ की हुई हैं, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रीटमेंट्स को रेगुलेट करती है, मेडिकल ट्रीटमेंट्स और हर तरीके के ट्रीटमेंट को रेगुलेट करती है। उनके मुताबिक तो सिर्फ डिप्रेशन के लिए ही ये ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ़ है और बाकी किसी भी दूसरी बीमारी के लिए शोध चल रहे हैं। पर ज़्यादातर देखने में आता है कि जो डॉक्टर्स हैं, वे कई अलग-अलग बीमारियों के लिए भी आरटीएमएस रिकमेंड करते हैं। खैर, इस वीडियो में हम कुछ आगे जानकारी पर बात करेंगे। मैं कुछ सवालों के माध्यम से आपको जानकारी दूँगा। आप इसे एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के तौर पे देखें, समझें कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं आरटीएमएस के बारे में, उन पर इस वीडियो में मैं जानकारी दूँगा आपको। टीएमएस थेरेपी क्या होती है? टीएमएस जो है वह ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होता है। यह एक नॉन इन्वेजिव ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक है, मतलब जिसमें दिमाग को खोला नहीं जाता, दिमाग की कोई सर्जरी नहीं की जाती, दिमाग के अंदर या शरीर के अंदर कुछ डाला नहीं जाता, कुछ भी ऐसा दिमाग के या शरीर के अंदर नहीं किया जाता। स्टिमुलेशन टेक्निक है, मतलब दिमाग के किसी एरिया को उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। जिसमें क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट के लिए हमें कॉइल, मतलब एक मेटल की कॉइल होती है, एक डिवाइस के अंदर होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाया जाता है और उस इलेक्ट्रिक करंट के दौड़ने से मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये पेशेंट के सर के ऊपर इस मशीन को रख दिया जाता है, छोटा-सा मशीन का पार्ट होता है जिसको सर के ऊपर रखा जाता है और जब कॉइल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी रन करके जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक पल्सेस की फॉर्म में दिमाग के किसी एक हिस्से पर रख के भेजी जाती है। इसके लिए दिमाग के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशंस को आइडेंटिफाई अक्सर किया जाता है। जब इन पल्सेस को बार-बार एडमिनिस्टर किया जाता है, मतलब एक के बाद एक दी जाती हैं जब ये, तो इनको रिपीट किया जाता है, तो इसको रिपिटिटिव टीएमएस कह दिया जाता है। मतलब रिपिटिटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ट्रांसक्रेनियल का मतलब है क्रेनियम, मतलब हमारा सर, उसके ऊपर। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय और स्टिमुलेशन जैसा कि बताया कि स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसको एक एक्टिवेट करते हैं या उत्तेजित करते हैं। तो इस तरह से इसका नाम भी रखा गया है। हालाँकि ये टेक्नीक जो थी 1980 न 90 के दशक में ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तब ये रिसर्च के लिए न्यूरोसाइंस में यूज़ की जाती थी। पर 1997-98 के बाद से इसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में अप्लाई किया जाने लगा, इस पर स्टडीज़ हुई और 2008 में डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया। टीएमएस काम क्यों करती है? क्यों ये काम कर पाती है? कैसे काम कर पाती है ये? टीएमएस क्या करती है? ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन में हम क्या करते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड भेजते हैं सर के अंदर, तो वो हमारे जो दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएँ होती हैं, न्यूरॉन्स जिन्हें कहते हैं, हमारे ब्रेन में हर जगह होती हैं वो, हमारा ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। तो जब दिमाग के किसी एक हिस्से में, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि उसके कारण डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन में वह जो हिस्सा है बहुत ही निष्क्रिय होता है, उसमें एक्टिविटी कम हो रही होती है, तो ऐसे हिस्से में जब ये मैग्नेटिक फील्ड भेजी जाती है, तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं, जो मूड या थिंकिंग या कुछ दूसरे इश्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि ब्रेन के अंदर जो एक एरिया होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे फ्रंटल लोब, मतलब माथे की तरफ जो हमारा हिस्सा होता है दिमाग का, उसमें ये अक्सर दी जाती है, जो कि डिप्रेशन में अफेक्टेड होता है। डिप्रेशन के पेशेंट्स में अक्सर ये एरिया जो होता है ये प्रभावित होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमें कह सकते हैं कि कम हो जाता है। तो उस करंट को बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट दिया जाता है। अब ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि दिमाग के अंदर करंट दौड़ता है अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं उसे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पर, फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल हैं, नियम हैं, उन पर आधारित है। फ्रीक्वेंसी जो होती है पल्स की, वो डिसाइड करती है कि जो ब्रेन एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है या कम करना है। तो कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें दिमाग के अंदर करंट दौड़ाना नहीं, उसको कम करना होता है। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है, या दिमाग के कुछ हिस्सों में करंट को बढ़ाना होता है, कुछ हिस्सों में करंट को कम करना होता है। वैसे तो ये कह सकते हैं कि दिमाग में करंट का दौरा बढ़ाने में काम आ रही है, पर आमतौर पर दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी दी जा रही है, ये डिसाइड करेगा कि जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बढ़ गई या कम हो गई थेरेपी के दौरान या थेरेपी के बाद।
फ्रीक्वेंसी के साथ-साथ कितना इफ़ेक्ट दिया जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक पल्स जो है उसकी भी यूनिट होती है, तो वो कितनी इंटेंसिटी में दिया जा रहा है, कितना ज़्यादा या कितना कम दिया जा रहा है, ये भी निर्भर करता है इस बात पर भी कि जो दिमाग की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी या कम होगी। टीएमएस कब यूज़ किया जाता है, कब इसे उपयोग में लाया जाता है? टीएमएस को एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, एक वैकल्पिक इलाज होता है, विकल्प होता है एक। जिसमें जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती तब अक्सर दिया जाता है, या कई मामलों में ऐसा भी होता है कि दवाइयाँ या साइकोथेरेपी चलते हुए भी ये दे दिया जाता है, मतलब उसके साथ ऑगमेंट किया जाता है इसे। ऑगमेंट मतलब एडिशनल सप्लीमेंट ट्रीटमेंट के तौर पे भी दिया जाता है। जिन लोगों को फार्माकोथेरेपी मतलब मेडिसिन से, एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से असर नहीं आया है या बहुत कम असर आया है, या जो मेडिकेशंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब शरीर में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको टीएमएस अक्सर रिकमेंड किया जाता है। पर दवाओं की ही तरह सारे पेशेंट्स टीएमएस ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं देते। करीब-करीब ऐसा देखा गया है कि 75 से 80% पेशेंट्स को फ़ायदा देखने में आता है टीएमएस के थ्रू, जबकि एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस जो हैं वो 40 से 60% लोगों में ही इफ़ेक्टिव होती हैं। तो मेडिसिन्स के मुकाबले ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं इसके, ये बात तो ज़रूर देखने में आई है। क्या टीएमएस थेरेपी ईसीटी की तरह है? इलेक्ट्रिक शॉक जो दिए जाते थे या दिए जाते हैं, उनकी तरह है? इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी जिसे कहा जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीएमएस और ईसीटी बहुत अलग ट्रीटमेंट्स हैं। ईसीटी जो है, शॉक थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, उसमें तो दिमाग का दौरा पैदा किया जाता है, सीज़र इंटेंशनली प्रोड्यूस किया जाता है। पेशेंट्स जिनको ईसीटी मिलता है, उनको पहले बेहोश किया जाता है, सेडेट किया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और उनको मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ देकर उनको पैरालाइज़ सा भी किया जाता है। बिल्कुल उनके बॉडी के अंदर मूवमेंट सेंसेशंस खत्म की जाती हैं। इसी के साथ ईसीटी से जो रिकवरी होती है, वो भी बहुत स्लो होती है। पेशेंट्स को बहुत क्लोज़ली मॉनिटर किया जाता है, उनको ध्यान दिया जाता है, बार-बार उनको डॉक्टर से मिलना पड़ता है, देखा जाता है कि उन पर असर आया है, नहीं आया है, कितना आया है। कुछ मिनट, कुछ घंटों से लेकर, मतलब ट्रीटमेंट के बाद कुछ घंटों से लेकर कई दिनों, कई महीनों तक उनको मॉनिटर करना पड़ता है। साथ ही ईसीटी से दिमाग भी डैमेज हो जाता है, मेमोरी लॉस, थिंकिंग में कुछ और लॉसेस भी होती हैं। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का ट्रीटमेंट तो होगा, पर साथ-साथ कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स इससे बहुत आम तौर पे देखने में आ जाएँगी। या ये कहें कि साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आ जाएँगे, पर सिर्फ़ साइड इफ़ेक्ट्स टेम्परेरी नहीं, कई बार इसमें परमानेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने में आते हैं। इसके मुकाबले जो टीएमएस है, उसमें सीज़र तो कोई दिया नहीं जाता, दौरा वगैरह तो पड़ता नहीं पेशेंट को कोई भी। तो इसमें कोई सेडेशन नहीं चाहिए, कोई बेहोशी नहीं होती, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, कोई मसल रिलैक्सेंट, कुछ भी नहीं दिया जाता इसमें। पेशेंट बिल्कुल जागा रहता है, अवेक होता है, कुर्सी पे बैठा रहता है, डेली एक्टिविटीज़ बिल्कुल रिज़्यूम कर सकता है ट्रीटमेंट के बाद। कोई ऐसा बेहोशी या कोई नींद नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइज़ेशन नहीं करना होता, कुछ नहीं करना होता। आराम से जैसे जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, आधा 1 घंटा ट्रीटमेंट लिया, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद अपने दुनिया भर की काम-धाम में लग गए। यहाँ तक कि ड्राइव भी कर सकता है पेशेंट। ऐसा भी नहीं है कि चक्कर आएँगे तो ड्राइविंग नहीं हो पाएगी या नींद आने लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पेशेंट अपने सारे काम कर सकता है। क्या टीएमएस ट्रीटमेंट एफडीए अप्रूव्ड है? हाँ, बिल्कुल अप्रूव्ड है, पर सिर्फ़ मेजर डिप्रेशन के लिए। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी के लिए इसको अप्रूवल दिया गया है। बाकी की जो स्टडीज़ हैं वो चल रही हैं दूसरी बीमारियों के मामले में। जैसे पेन के लिए क्रोनिक पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, टिनाइटस जो है जिसमें कान में शू-शू की या किसी कुछ बजने की आवाज़ें आती हैं, वो वाली जो बीमारी है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी जैसी जो बीमारियाँ हैं, उनके लिए अभी इस पर शोध हो रहे हैं, अभी अप्रूवल नहीं मिला है। हालाँकि इन शोधों में पॉज़िटिव चेंजेस देखने में आए हैं, पॉज़िटिव इफ़ेक्ट्स देखने में आए हैं। ऐसा नहीं है कि शोध चल रही है तो मतलब कुछ रिज़ल्ट ही देखने में नहीं आया है। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे देखने में आ चुके हैं, पर अप्रूवल नहीं मिला है अभी एफडीए से इसके लिए। तो डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए जो एफडीए ने जो गाइडलाइंस दी हुई हैं, उन्हीं को फॉलो किया जाता है दुनिया भर में जहाँ भी डिप्रेशन के लिए आरटीएमएस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसलिए अगर किसी भी दूसरी बीमारी के लिए अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं आरटीएमएस का, तो ये बात ध्यान रखिए कि वो एफडीए अप्रूव्ड तो नहीं होगा। हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने अगर वो आपको लेने को कहा है, तो वो शायद आप पर ज़्यादा इफ़ेक्ट लेकर ही ना आए। हालाँकि शोधों के आधार पर तो डिसाइड किया जा सकता है कि कौन से सिम्पटम पर असर आएगा, कौन से सिम्पटम पर असर नहीं आएगा। पर जब तक एफडीए गाइडलाइंस नहीं हैं, तब तक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अलावा आरटीएमएस देना कहीं न कहीं पूरी तरह से जायज़ भी नहीं होगा। तो हो सकता है कि फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, पैसा कमाने के लिए आपके साइकियाट्रिस्ट आपको
डिप्रेशन के अलावा किसी और बीमारी में आरटीएमएस दिलवा रहे हो, या हो सकता है कि आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको गलत डायरेक्शंस दे रहे हो, या हो सकता है वो ये जस्टिफाई कर रहे हो कि आपको ओसीडी के साथ-साथ डिप्रेशन के भी सिम्पटम्स हैं, तो चलो आप डिप्रेशन के लिए इसका ट्रीटमेंट ले लो आरटीएमएस का। हो सकता है किसी न किसी तरह से आपको बहला-फुसलाकर, बहुत खर्चा करवाकर आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाए, जो कई मामलों में शायद गलत तरीके से आपको दिया जाए। ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ठीक प्रकार से आपको ये जानकारी लेनी होगी और ठीक तरीके से आपको अप्रोच करना होगा ये ट्रीटमेंट के लिए। आँख बंद करके पैसा खर्च करने की इस ट्रीटमेंट को लेने में बहुत फ़ायदे नहीं होंगे। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि दिमाग के कौन से हिस्से पे मैग्नेटिक फील्ड दी जाए, दिमाग के कौन से हिस्से पे डिवाइस को रख के मैग्नेटिक पल्स दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है जानना। अगर ये ही अगर पक्का तौर पे पता नहीं है, तो आपको अगर दिमाग के किसी भी हिस्से पे रख के या एक स्पेक्युलेटेड तरीके से, अंदाज़े से अगर दिमाग के किसी हिस्से पे रख के अगर मैग्नेटिक पल्स दे दिया जाएगा, तो चांस है कि वो उस एरिया पर ज़्यादा इफ़ेक्ट लाता ही नहीं होगा सिम्पटम के लिए, आपको रिलीफ़ देने के लिए। तो हो सकता है किसी रिसर्च के बेस पे डॉक्टर आपको ये ट्रीटमेंट दे दें, वो कहें कि देखो इस हिस्से पे अगर हम ये मशीन रखेंगे तो इससे असर आएगा, क्योंकि रिसर्च में देखने में मिला है। पर ज़रूरी नहीं कि वो असर लाए ही, या वो जो असर आए वो बहुत अच्छा आए। कई बार रिसर्च बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं, कई बार किसी-किसी रिसर्च में अच्छे रिजल्ट्स देखने में आ भी जाते हैं, पर पूरी तरह से गाइडलाइंस को ही फ़ॉलो करना ज़रूरी है। पूरी तरह से श्योर होने के लिए, पूरी तरह से पक्के तौर पे इलाज को रिकमेंड करने के लिए या लेने के लिए गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना ही ज़रूरी है। और उस मामले में एफडीए ने जो गाइडलाइंस दी हैं, वो सिर्फ़ डिप्रेशन के मामले में दी हैं। तो टीएमएस के प्रोसीजर के दौरान होता क्या है? क्योंकि टीएमएस में मैग्नेटिक पल्स दिए जाते हैं, इसलिए पेशेंट को कोई भी जो मैग्नेटिक सेंसिटिव ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गए, घड़ियाँ हो गई, अंगूठियाँ हो गई, इयररिंग्स हो गई, ज्वेलरी का मतलब हिस्सा हो गया, वो सारा रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि किसी भी इस तरीके की मेटेलिक चीज़ से जो मैग्नेटिक सेंसिटिव होता है, आयरन या कुछ ऐसी चीज़ का बना होता है, उससे क्या होता है मैग्नेटिक पल्स का या तो इफ़ेक्ट पूरा नहीं आ पाता, या कहीं न कहीं और तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं। टीएमएस जो है वो बहुत बड़ी-बड़ी क्लिकिंग साउंड्स बनाता है। टिक, 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 टिक ऐसी साउंड्स देता है हर पल्स के साथ। जैसे कि एमआरआई मशीन में होता है, जब एमआरआई करवाते हैं, तो अक्सर क्या होता है पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप एक ईयरफ़ोन की तरह ईयर प्लग्स वगैरह पहना दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, ताकि उनको किसी तरीके की बेचैनी परेशानी ना हो, डिस्कम्फर्ट ना हो, सुनने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। हालाँकि उसको कान को कोई नुकसान नहीं होगा, बहरापन नहीं होगा, पर फिर भी पेशेंट्स बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पेशेंट्स बड़े बेचैन से हो जाते हैं, उसको कम करने के लिए ईयर प्लग्स पहना दिया जाता है। और ये जो टीएमएस के जो सेशंस हैं, ये बिठाकर एक चेयर पे दिया जाता है। तो पहले टीएमएस सेशन में तो क्या होगा, बहुत सारी मेजरमेंट्स ली जाएँगी टीएमएस कॉइल के, जिसमें कि आपके सर पे जो टीएमएस कॉइल लगानी है, उसको कैसे पोज़ीशन किया जाए, कहाँ किया जाए, किस हिस्से में लगाई जाए, ये सारे चीज़ें जानने के लिए काफ़ी सारी मेजरमेंट्स ली जाती हैं। एक बार जब ये कर दिया जाए, तो टीएमएस कॉइल को पेशेंट के जो स्कैल्प है, मतलब जो सर है ऊपर, हेड है, उसके ऊपर पोज़ीशन कर दिया जाता है। वो मशीन का ढाँचा ऐसा होता है, वो अपने आप कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, जो टीएमएस का जो टेक्नीशियन है, वो पेशेंट के मोटर कॉर्टेक्स, मतलब दिमाग का एक हिस्सा होता है मोटर कॉर्टेक्स, उसको लोकेट करता है और पेशेंट का मोटर थ्रेशोल्ड जानता है। इसके लिए वो बहुत छोटे-छोटे देर के लिए ब्रीफ से पल्स देता है, मैग्नेटिक पल्स देता है। उससे पेशेंट के दिमाग के कौन से हिस्से पर मशीन लगानी है, ये पता किया जाता है। मोटर थ्रेशोल्ड जो होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ पावर होती है, मतलब इतना करंट दिया जाए या इतना करंट दिमाग में पैदा हो, जिससे कि पेशेंट का जो अंगूठा है, वो फड़फड़ाने लगे, वो हिलने लगे। ये चेक किया जाता है। तो हर पेशेंट का, हर इंडिविजुअल का अलग-अलग होता है। तो किसी को अगर एक मात्रा में करंट दिया जाएगा, मतलब मैग्नेटिक पल्स दिया जा रहा है यहाँ तो, पर करंट तो दिमाग में पैदा हो ही रहा है, जिससे कि उसका अंगूठा जो है वो हिलने लगे, फड़फड़ाने लगे। इससे पता चल जाता है कि अगर हम इतना करंट देंगे तो पेशेंट के अंदर फ़र्क देखने में आएगा। ये हर एक का अलग-अलग होता है, तो इसको पहले मेजर किया जाता है। ये कोई डेंजरस प्रोसीजर नहीं होता, ये बेसिक सा प्रोसीजर होता है। इससे बस पता लगाया जाता है कि पेशेंट को कितना मैग्नेटिक पल्स देना है। तो ये जो थ्रेशोल्ड होता है, मोटर थ्रेशोल्ड पता करने से, मोटर होता है बेसिकली कोई भी टाइप का जो बॉडीली मूवमेंट होता है, उसको मोटर कहा जाता है, मोटर मूवमेंट कहा जाता है। तो मोटर थ्रेशोल्ड जो जाना जाता है, ये बेसिकली ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज़ करने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए ज़रूरी होता है और ये हर पेशेंट के हिसाब से ही किया जाता है।
इससे ये पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट किस तरह से दिया जाए और पेशेंट की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, मतलब दिमाग को कितना करंट या कितना मैग्नेटिक पल्स चाहिए, ये पता चल जाता है, जिससे कि पेशेंट के दिमाग के जो ब्रेन सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो पाएँ और उस स्टिमुलेशन से उनके डिप्रेशन के सिम्पटम्स में फ़र्क आ पाए। तो डिप्रेशन के सिम्पटम्स को कम करने के लिए ये पता होना ज़रूरी है कि कितना करंट दिया जाना ज़रूरी है, कितना करंट उनको चाहिए, उसको मैग्नेटिक पल्स के बेसिस पे जब दिया जाना है, तो उसका पहले थ्रेशोल्ड जाना जाता है। ये ज़रूरी प्रोसीजर होता है। ये खतरनाक नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर अंगूठा अगर अपने आप हिल रहा है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि दिमाग ने मैसेज दिया अंगूठे को, दिमाग ने हमारी नसों को मैसेज दिया, हमारी मसल्स को, मांसपेशियों को मैसेज दिया, करंट दिया कि भई तुम हिलो, तुम कुछ काम करो। तो जैसे ही वो करंट पहुँचता है, जैसे ही हमारी मसल में वो करंट आता है, तो मसल हिलने लगती है। तो ये अपने आप फड़फड़ाती है, हिलती है। इससे पता चल जाता है कि चलो अब इतना मैग्नेटिक पल्स चाहिए, इतना करंट पैदा हो गया, अब इसके हम मूड के और दूसरे सिम्पटम्स को कम करने के लिए इतना करंट और इतना मैग्नेटिक पल्स दे सकते हैं। एक बार जब मोटर थ्रेशोल्ड पता चल जाता है, तो कॉइल को पेशेंट के उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट एरिया पर दिमाग के फिट कर दिया जाता है। कॉइल को या कह लें कि एक छोटा-सा डिवाइस होता है। बेसिकली एक कॉइल खुली नहीं होती, ऐसे नहीं है कि एक तार है जो बंधी हुई है उसको लगा दिया सर के ऊपर, वो बेसिकली सील्ड होती है। तो ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है, पेशेंट को कई सारी टिक, टिक, टिक की आवाज़ें सुनाई देंगी, क्लिकिंग साउंड सुनाई देंगी और थोड़ा-सा ना सर के उस हिस्से में टैपिंग सेंसेशन महसूस होगी, जैसे कि टैप किया जा रहा है, टप, टप, टप ऐसे सर पे जैसे फ़ील होगा उसको स्कैल्प के ऊपर, ट्रीटमेंट कॉइल के नीचे की तरफ, जो ट्रीटमेंट की जो कॉइल है, उसके नीचे का जो सर का हिस्सा है, उसपे ऐसा फ़ील होगा और ये सर का जो हिस्सा है, ये चूज़ किया जाता है इस बेसिस पर कि दिमाग का कौन-सा हिस्सा अफ़ेक्टेड होता है, किस तरह की बीमारी में। तो डिप्रेशन के लिए एक हिस्सा, ओसीडी के लिए अलग, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए अलग, ऐसा अक्सर होता है। फिलहाल हम यहाँ पर डिप्रेशन की ही नज़र से बात कर रहे हैं। टीएमएस का ट्रीटमेंट देता कौन है? टीएमएस जो होता है वो आम तौर पे तो एक टीएमएस को देने का एक ट्रेन्ड टेक्नीशियन होता है, वो देता है। लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो, वो अक्सर ये देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। डॉक्टर्स अक्सर आप नहीं देखोगे कि वो ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालाँकि कई जगहों पर आप देखोगे कि डॉक्टर्स खुद ही दे रहे हैं, ऐसा भी होगा, पर आम तौर पे टेक्नीशियन देता है। तो टेक्नीशियन जो है वो हमेशा आस-पास मौजूद ज़रूर होगा पेशेंट के, मॉनिटर करेगा, पेशेंट को देखेगा, उसको ध्यान रखेगा, उसको मॉनिटर करेगा, उसके बॉडीली और साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स को, बिहेवियर्स को और डॉक्टर की गाइडेंस में ही किया जाता है। डॉक्टर ही डिसाइड करता है कैसे, क्या, क्यों देना है पेशेंट को, सारे जो पैरामीटर्स हैं डॉक्टर पहले डिसाइड करता है, फिर टेक्नीशियन जो है ये ट्रीटमेंट जो है वो दे देता है। तो अक्सर डॉक्टर की गाइडेंस में और टेक्नीशियन के द्वारा ये दिया जाता है, पर कई मामलों में आप देखोगे कि डॉक्टर खुद ही दे रहे होते हैं। क्या मुझे टीएमएस की थेरेपी के दौरान हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा या उसकी ज़रूरत होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीएमएस के लिए बिल्कुल भी ना एनेस्थीसिया देना होता है, ना बेहोश किया जाता है और ना ही उनको हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तरीके का कोई एडमिट करने वाली ज़रूरतें नहीं महसूस होती, नहीं आती इसके अंदर। पेशेंट पूरा जागा रहता है जैसे बताया पहले और जो रिकवरी टाइम होता है मतलब एकदम से जब मैग्नेटिक पल्स का पूरा फ़ेज़ हो जाता है, आधे पौने घंटे तक जब ये पल्सेस दिए जाते हैं, उसके बाद रिकवरी टाइम आता है। मतलब कितना देर लगेगी कि पेशेंट जो है वो ठीक-ठाक अपने सारे काम जो है वो रिज़्यूम कर पाए या कितनी देर के अंदर जो है वो अपने बाकी सारी जो गतिविधियाँ हैं, दिन भर की डेली रूटीन है, उसको फ़ॉलो कर पाए, वो इसमें नहीं होता है। वो रिकवरी टाइम नहीं होता है, मतलब आप एकदम लेकर सीधा अपने वहाँ से निकल सकते हो हॉस्पिटल से या क्लिनिक से। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा द बैठना पड़ेगा, किसी भी रूम में आपको लेटना पड़ेगा, डॉक्टर कहेंगे वहाँ जाके आधा 1 घंटा आराम करो या वहाँ जाके बिस्तर पर लेट जाओ, ना के बराबर केसेज़ में ऐसा होगा। किसी-किसी में हो सकता है ज़रूरत पड़े, वो भी पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा, बट ज़्यादातर केसेज़ में ऐसा कुछ नहीं होता है और चांस तो पूरा है कि किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा। तो आप जब भी जाओगे डॉक्टर कहेगा ये ट्रीटमेंट ले लिया, चलो अब जाओ, आप जा सकते हो। तो उसके लिए कोई ऐसा रिकवरी टाइम नहीं चाहिए कि आपको ट्रीटमेंट लेने के बाद होश में आने के लिए या अपने को सँभालने के लिए आपको टाइम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत ही सेफ ट्रीटमेंट है और बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है ये लेना। तो पेशेंट ड्राइव करके भी घर जा सकते हैं, अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ को रिज़्यूम कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं टीएमएस के? टीएमएस बहुत आसानी से टॉलरेट कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा, ब्रेन के द्वारा। बहुत ही ना के बराबर इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। बहुत ही स्मॉल परसेंटेज, बहुत ही थोड़े से लोग हैं जिनको कुछ छोटे-मोटे साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। और वो भी आम तौर पे उन लोगों में देखने में आते हैं जो ट्रीटमेंट छोड़ दें, डिसकंटिन्यू कर देते हैं या रेगुलरली नहीं लेते, ठीक से नहीं लेते। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? हेडेक, सर दर्द। ये करीब-करीब 50 से 60% लोगों में नोटिस किए जाते हैं। मतलब 100 में से करीब 60 के करीब लोग होंगे जिनमें हेडेक की सिम्पटम तो देखने में आएगी।
पर बहुत ही माइल्ड होते हैं, मतलब सर दर्द अपने आप चले जाते हैं। कभी कभी किसी किसी केस में हो सकता है कुछ घंटों तक बने रहें या कुछ घंटों के बाद देखने में आए, जो सिंपल एक पेन मेडिसिन लेने से ही दूर हो जाएगा। कोई ऐसा भी नहीं है कि दवा से दूर नहीं हो पाएगा, पर 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन में खत्म हो जाएगा। सर दर्द की कंप्लेंट आनी बंद हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, मतलब ये नहीं है कि पूरा पूरा दिन बना रहेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ देर होगा, मेडिसिन लोगे, ठीक हो जाएगा, कभी कभी देखने में आ जाएगा, बस इतना। ट्रीटमेंट के दौरान बस इतना सा देखने में आता है, और कुछ टाइम के बाद तो देखने में ही नहीं आएगा। और कोई भी ओटीसी, ओवर द काउंटर जो पेन मेडिसिन है, इसके लिए हेल्प कर देती है। 1/3 पेशेंट्स जो होते हैं वो अक्सर टीएमएस के जो पल्सेस होते हैं लेते टाइम, मैग्नेटिक पल्स होता है, उसको लेते टाइम थोड़ा सा अपने स्कैल्प में ना पेनफुल सेंसेशंस महसूस करते हैं, मतलब ऐसे जैसे कि सुई चुभ रही हो। या फेशियल ट्विचिंग हो सकती है, मतलब उनके फेस पे मसल्स जो होती हैं वो फड़फड़ा सकती हैं, फड़फड़ाने वाली सेंसेशंस होगी, या खिंचेंगी, खिंचाव आएगा, कोई सेंसेशन सी महसूस हो सकती है। टिंगलिंग सेंसेशंस थोड़ी सी महसूस हो सकती है, गुदगुदाहट सी महसूस हो सकती है। पर ये भी क्या होता है, ट्रीटमेंट लेते लेते धीरे धीरे चली जाती है। मतलब ट्रीटमेंट के दौरान होंगी, आप गए, सेशन लिया, आपको महसूस हुआ, कुछ दिन के बाद ये होनी भी बंद हो जाएंगी। और ये बाद में नहीं होती हैं, ऐसा नहीं है कि कई घंटों तक बनी रहेंगी, ये सिर्फ उसी दौरान अक्सर होता है जिस टाइम पर आप मैग्नेटिक पल्स ले रहे हो। तो वक्त के साथ तो ये वैसे ही चली जाएगी और बहुत माइल्ड लेवल पर होंगी। और अक्सर तो क्या होता है कि जो मशीन होती है उसको अगर थोड़ा सा पोजीशन उसकी चेंज कर दी जाए, या थोड़ा सा अपना सिटिंग पोस्चर चेंज कर दिया जाए, या कुछ और ऐसी स्टिमुलेशन की सेटिंग्स होती हैं चेंज कर दी जाए, तो उससे जो इनसे जो पेन आता है वो भी कम हो जाता है, डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। मतलब इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे लगा दी मशीन, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करने से बैठने में या किसी और तरीके की जो दिमाग के ऊपर पोजीशनिंग है, थोड़ा ज़्यादा अगर टच हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, इधर का उधर कर दिया, ऐसे करने से आमतौर पे ये सेंसेशंस भी कम हो जाती हैं। पर ऐसा कुछ-कुछ पेशेंट्स में देखने में आता है, सब में नहीं करना पड़ता ऐसा। टीएमएस मशीन जो है वो लाउड नॉइज़ पैदा करती है, आवाज़ बहुत तेज़ होती है, तो पेशेंट्स को अक्सर ईयर प्लग पहना दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के दौरान। और कुछ पेशेंट्स को हो सकता है कि ट्रीटमेंट के एकदम बाद, सेशन के बाद थोड़ा-सा हियरिंग प्रॉब्लम रिपोर्ट कर दें कि मेरे को कान में सुनाई नहीं दे रहा, कि मेरे को कान में थोड़ा जो है शोर-सा महसूस हो रहा है या सुन्न महसूस हो रहा है। कुछ ऐसा छोटी-मोटी प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम रिपोर्ट कर सकते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि ईयर प्लग ना पहना जाए तो कोई बहुत बड़ी परमानेंट कोई हियरिंग लॉस हो जाएगा, ईयर को लेकर प्रॉब्लम्स आ जाएँगी, सुनने में प्रॉब्लम होगी, कान का पर्दा काम नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ईयर प्लग्स पहन रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। नहीं पहन रहे हो तो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, वो भी ज़्यादातर केसेस में आती भी नहीं है। सबसे सीरियस रिस्क जो टीएमएस को लेकर हो सकता है, वो हो सकता है सीज़र्स का, मतलब दौरे पड़ सकते हैं। ना के बराबर केसेस में ऐसा देखने में आया है, बहुत रेयर है, बहुत ही लो है इसका रिस्क। इवन जिन पेशेंट्स को पहले सीज़र पड़ चुके हैं, मतलब दौरे पड़ चुके हैं, उनमें थोड़ा रिस्क रहता है। या जिन लोगों को या तो एपिलेप्सी से हुआ हो, मतलब एपिलेप्सी जो बीमारी होती है दौरों की, या तो वो हुई हो, या किसी टाइम पर किसी ज़माने में उनको मेडिसिन की वजह से सीज़र पड़े हों, सिर्फ़ उन्हीं को रिस्क रहता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में, या कहें कि मैक्सिमम या पूरे के पूरे केसेस में, सीज़र्स का, दौरों का रिस्क ना के बराबर होता है। 0.5% से भी कम रिस्क है, 0.5%, मतलब 200 लोगों में से एक बंदे में आ सकता है, वो भी बहुत कम कंडीशंस में, बहुत कम केसेस में होता है ऐसा देखने में। बहुत ही सेफ प्रोसीजर है ये। पर क्योंकि ये बिल्कुल नया ट्रीटमेंट है, इस पर रिसर्चेज़ अभी बहुत कम हुई हैं, दुनिया भर में जो पेशेंट्स रिक्रूट किए गए हैं, मतलब जिनको स्टडी किया गया है, उनका नंबर भी कम है। तो हर तरीके के मामलों में हम ये नहीं कह सकते कि ये कैसे पूरी तरह से काम करेगा। तो हो सकता है कि किसी-किसी में कुछ दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स अक्सर देखने में आ जाएँ, रिसर्च इस पर चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स या सिम्पटम्स हैं जो हज़ारों में, लाखों में किसी में हो सकते हैं, उनके बारे में तो शायद अभी पता भी नहीं है। तो जो रेयरेस्ट सिम्पटम्स हैं, या जो बहुत रेयर सिम्पटम्स हैं, जो हज़ारों में जाके किसी एक में देखने में आते हैं, उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो हो सकता है किसी केस में वो ऐसे सिम्पटम्स, साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आ जाएँ, जो शायद आज तक कभी रिपोर्ट ना किए गए हों, या हज़ारों में जाकर कोई एक में रिपोर्ट करने में देखे गए हों। तो इसीलिए नया ट्रीटमेंट होने की वजह से 10-12 साल हुए हैं इसको अप्रूवल लिए। डिप्रेशन के लिए वैसे ही सिर्फ़ ये अप्रूवल दिया गया है इसके लिए। बहुत सारी कंडीशंस में तो वैसे ही हम नहीं जानते इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या आएगा, कौन-सी गाइडलाइंस या कौन-सी चीज़ें ध्यान रखने की हैं। तो इसलिए कुछ रिस्क इसके अनआइडेंटिफाइड भी हैं। अगर हम दवाओं के मुकाबले देखें, तो दवाओं में तो बहुत क्लियर हमें साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आइडेंटिफाइड है। मतलब पता है कि किस टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कैसे उनको मैनेज करना है, किस तरह से वो आते हैं, जाते हैं, कैसे दवाइयाँ बदली जा सकती हैं, क्या किया जा सकता है, उनके बारे में तो हमें सब कुछ पता है, जानकारी है।
पर यहाँ जो है इस मामले में थोड़ा कम जानकारी है। हालाँकि इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अननोन रिस्क आएँगे ही आएँगे। अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ रिस्क बना ही रहेगा कुछ साइड इफ़ेक्ट का, ऐसा नहीं है। पर हाँ, रिसर्च जब कम होती है तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन्स बनी रहती है, मतलब डॉक्टर्स पूरी तरह से श्योर नहीं हो पाते उस मामले में। तो इसलिए हो सकता है कि आपको कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखने में आ जाए जो डॉक्टर कहे नहीं है इस वज़ह से नहीं है। हो सकता है हो, पर कह नहीं सकते। खैर रिस्क नहीं है, ऐसा कोई सिम्पटम या साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा जिससे बहुत लाइफ़ थ्रेटनिंग हो या बहुत ज़्यादा आपको परेशानियाँ हों या जिससे आपकी पूरी लाइफ़ अफ़ेक्ट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी श्योरिटी है। किसे टीएमएस थेरेपी नहीं दी जानी चाहिए? जिसके भी सर में, जिस भी पेशेंट के सर में कुछ नॉन रिमूवेबल मेटल होते हैं, उनको नहीं दी जानी चाहिए, या जिसके शरीर में पेसमेकर लगा है, या दिमाग में, सर में या शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है अंदर, कोई इम्प्लांट लगा हुआ है, तो नहीं दी जानी चाहिए ये टीएमएस थेरेपी। इसमें सिर्फ एक चीज़ है जो एक्सेप्शन है, वो है दाँतों में लगने वाले ब्रेसेस या फिलिंग्स। उनको अगर छोड़ दिया जाए तो शरीर में कोई भी ऐसी अगर इम्प्लांट है मेटेलिक, उस केस में टीएमएस नहीं लिया जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। आप इसे वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट भी करें, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर भी करें, जो भी ऐसा आपके व्यक्ति है जानकारी में जिसको ये फ़ायदा दे सकती है वीडियो, उसके साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए। मैं आगे भी इस पर और वीडियोज़ बनाऊँगा और पहले भी इस पर वीडियोज़ बनाई हैं, आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और भी बड़ी सारी यूज़फुल जानकारी है जो मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ, दिया है और आगे भी देता रहूँगा। उसे जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।